हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक ऑफ एवी ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है आपका क्लास 12th है कॉमर्स का, ठीक है। सब्जेक्ट जो आपका कौन सा है? इंडियन, यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी आपका ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये भी हम समझ लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को ऑन ए वे ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है ये कैसी थी स्वतंत्रता के पहले, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके पहले कैसी थी ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंडियन हैड एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलियंट एंड prosperous economic. The Indian economic of 18th century was primarily an agricultural economic, ठीक है। जो 18 शताब्दी में जब हमारा 18th सेंचुरी में हमारा जो प्राइमरी सोर्स था इंडियन मतलब इंडियन इकोनॉमिक का जो भी सोर्स था वो हमारा क्या था? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक था, ठीक है। एंड उसके बाद इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी बहुत बढ़ावा हुआ, प्रसिद्धि हुई हस्त शिल्पकार उद्योगों में, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ? विच गिव द प्राइम प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मार्केट वेयर कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल इंडस्ट्री। एंड उसके बाद आपका स्टोन वर्क, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये सब आपका, ठीक है। जैसे कि जिसमें आपका देखिए हैंडीक्राफ्ट में तो आपका इंडिया प्रसिद्ध हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनमें से मुख्य हुए क्या? कपास, रेशम, धातु, कीमती पत्थर, सोने, चांदी, मार्काड़, चमड़ा आदि, ठीक है। परफ्यूम, इत्र, जिसको हम सेंट या परफ्यूम इत्र बोलते हैं, वो भी आया। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो टॉपिक जो है हमने कवर किया है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, विदेशी व्यापार में, जनसंख्या की स्थिति, डोमोग्राफिक कंडीशन। एंड उसके बाद व्यवसायिक संरचना, क्या उसका ऑक्यूपेशनल का स्ट्रक्चर था, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंचारण क्या था, ठीक है। ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स जो था, टर्न इन इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। ठीक है, सप्लायर क्या था? रॉ मटेरियल, और कंज्यूमर कौन था? फिनिश गुड, ठीक है। तो उपनिवेशवाद इसको बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म को। तो ये क्या बोलता है कि रेफर टू ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल relation between two countries of which one is the ruler and the other is its colony, ठीक है। तो मतलब उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें एक दूसरे देश का शासन करते हैं और उनकी आर्थिक नीतियां निरंतर करते हैं। जैसे भारत और ब्रिटेन के बीच असमान संबंध भारत के अविकास का मुख्य रूप कारण है, ठीक है। इन केस इंडिया एंड ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? वो अविकास का मुख्य कारण है, संबंध है। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया एज वेल एज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन फील्ड कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन वर्क्स, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के पहले क्या था? हाथों से अपना जो भी इंडस्ट्री, हस्त शिल्प कला जो होती थी उस समय, ठीक है, कॉटन था, सिल्क टेक्सटाइल था, मेटल था, बर्तन वगैरह, और कुछ जो महंगे और कीमती वस्तुएं जैसे कि पत्थर, ठीक है। दिस प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market based the reputation of fine quality of material used and the high standard craftsmanship seen in all imports from India, ठीक है। एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो उस समय क्या था? ब्रिटिश रूल के समय कैसे था? तो द
economic policies pursued by the colonial government in India were considered more what the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of Indian economic। तो जैसे ब्रिटिश सरकार की नीतियां भारत के बजाय ब्रिटेन के हितों में पूर्ति के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और इससे भारत का एक कच्चे माल का निर्यात और ब्रिटिश माल का उपभोक्ता कर रहा था, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या बोला गया है, द कंट्री ग्रोथ रेट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2% एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल विद आउटपुट वाज ओनली 0.5%, ठीक है। तो ये जो 20वीं सदी से पहले भारत की वार्षिक दर 2% से कम थी, ठीक है, एंड प्रति व्यक्ति आय की दर मात्रा थी कितना, 0.5% की मात्रा थी। एंड उसके बाद लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो नो सिस्टमैटिक एंड sincere attempts were made by British government and instrument of India national economic income, ठीक है। ये आपके जो हैं कुछ लेखक हैं, कुछ लोग हैं, ठीक है। R.C. देसाई was estimate product of conflicting and inconsistent result, ठीक है। Dr. Rao has significant difference estimate so that the level of national income and per capita was very during लो colonial period, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन एग्रीकल्चर बिकम बैकवर्ड स्ट्रेंथ एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारतीय कृषि पिछड़ी, निष्क्रिय एंड स्थिर हो गई, ठीक है। उसकी प्रमुख समस्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, वीक प्रोडक्टिव अकुमुलेशन, ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, सही है, लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी, सब डिविजनल एंड लैंड होल्डर्स, ठीक है, ये था। तो जैसे कि जमींदार हुए, माहवारी, कृषि में व्यवसाय, भूमि का विभाजन, ठीक है, ये सब नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर plays the important part of economic development. It's provide the food security of the country. Also is the backbone of many industry, ठीक है। And at the time of independence, almost 85% of total population and dependent on the agriculture, ठीक है। 85% लोग क्या थे, उस पर डिपेंड थे, 85% लोग। India's agriculture sector saw no growth during the colonial period. Productivity was stands. It fact was deteriorating. The total output increased by the 0.9% per annum before independence, ठीक है। 0.5% से वो क्या करता था, इंक्रीज करता था। फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम ईयर 1891 एंड 1947 नॉट मोर देन 0.11%, मतलब कितनी वृद्धि हुई, 0.11% से वृद्धि, उससे ज़्यादा नहीं हुई। एंड मेनी रीजन वेयर बिहाइंड दैट, but remained where the land settlement and exploration of during performing by the British for benefits. In the zamindari system, real benefit of agriculture went straight and bonds of zamindaris. Farmer end up getting nothing, even tolling hard it. Lack of fertilizer की कमी, inferior quality of seeds, मतलब अच्छे से उसके बीज नहीं रहते थे। लेस यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी वेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मार्केट स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, तब उसमें बीज अच्छे से नहीं मिलता था, बीज बोने के लिए अच्छे से टेक्नोलॉजीज नहीं थे, औद्योगिक नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे फेल हुआ। एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो कैरिंग ऑफ द डेवलपमेंट इन द colonial rules like agriculture, ठीक है। No importance was given for the development of industry, ठीक है। No commercial modern industrial base was allowed to come up. This sector needed modernization, diversification, increased investment. To see India grows industrially was against British rule. There were two reasons for keeping India away from modern industry.
now was the keeping India reduced to just a exporter of prime raw material for the major industry in Britain। तो मतलब मैं सीधे सीधे आपको बता दूं, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास का दबाया गया। ठीक है, तो भारत में कच्चे माल का निर्यात बनाए रखा गया, आधुनिक उद्योगों के विकास पर रोका गया, ब्रिटिश माल के लिए भारतीय बाजार को तैयार किया गया, घरेलू हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश किया गया, जिससे बेरोजगारी फैली। ठीक है, ये हम अच्छे से समझ सकते हैं। एंड उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो फॉरेन ट्रेड, ठीक है, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में क्या हुआ कि इंडिया हैज बीन द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एक्सेंट टाइम। ठीक है, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियन के द्वारा मतलब बहुत ही कठिनाइयाँ की गई। ठीक है, तो इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब जनसंख्या की स्थिति, तो इसका क्या हुआ था, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द British rule suggest all the future of backward economic. Various detail about the population was first collected through a census in 1881. ठीक है, before 1921 India was in first stage of demographic transition. The second stage of transition started 1921. ठीक है, जिसको हम महाविभाजन बोलते हैं। महाविभाजन वर्ष कौन सा है, लिख देता हूँ, महाविभाजन। ठीक है, वर्ष 1921। ठीक है, एंड उसके बाद आगे देखेंगे द ईयर 1921 डिस्क्राइब द ईयर ऑफ ग्रेड डिवाइड। ठीक है, ग्रेड डिवाइड इट इज बिकॉज आफ्टर 1921 पॉपुलेशन ग्रेव कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रैपिडली, मतलब उस समय की जो दर थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। साक्षरता दर कितना था, 16। ठीक है, उससे कम था। और फीमेल लिटरेसी स्त्री की दर से कितनी, 7% थी। ओवरऑल मैच्योरिटी रेट ऑफ वाज हाई। ठीक है, एंड शिशु बच्चों की मृत्यु कितना होता था, 218, कितने में से 100, 1000 में से। ठीक है, और जो लाइफ जो जिसकी मतलब थी कितना, 32। अत्यधिक गरीब और सुविधाओं की कमी होने के कारण ऐसा होता था। तो व्यवसायिक संरचना, ठीक है, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो जो जनसंख्या थी कृषि में कितनी थी, 70 से 75, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में 10% थे, एंड सर्विस में 15 से 20% थे। ठीक है, ये हो गया आपका। एंड फिर उसके बाद क्या है, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर देखिए द स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी especially in field of transport communication energy was very poor in India during the British rule in India। ठीक है, ब्रिटिश रूल के समय ऐसी समस्याएं थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड however some efforts were made to develop basic infrastructure like roads, railway, port, water transport and post by the Britishers। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश हितों के द्वारा किया गया। ठीक है, क्या क्या है, रेलवे, रोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सब। ठीक है, ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन 1850 एंड इंडियन रेलवे बिगेन ऑपरेशन इन 1853। ठीक है, द रोड बिल्ड्स mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or the part sent to England and other lands। मतलब जो उस समय रॉ मटेरियल वगैरह आते थे वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से पोर्ट किए जाते थे कहाँ, इंग्लैंड और फॉरेन कंट्री में, फॉरेन देशों में। ठीक है, तो उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व्ड पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसा हुआ था उस समय।
तो इसके बाद देखते हैं कि हम जो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स दैट लेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता उस समय। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी में दिक्कत थी, नहीं था उस समय। फूड क्रॉप्स, ठीक है, क्या है, ब्रिटिश रूलर फोर्स्ड द इंडियन फार्मर टू पे मोर अटेंशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है, उस समय क्या करते थे, फसलों का नकदी और मतलब अच्छे से उसका पैसा नहीं देते थे, ठीक है। एंड उसके वो क्या किए, नुकसान किए किसको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब जो हाथों के द्वारा शिल्पकार जो बनाए जाते थे उसको नुकसान पहुंचाया उन्होंने। नो प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू इंडियाज इन्फेंट इंडस्ट्री फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब बहुत ज़्यादा ही जो क्या बोलते हैं इम्पोर्ट होता था उसमें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिए गए थे, ठीक है। वो इंडियन स्लिप्स और ट्रेडिंग बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, ठीक है। फिर उसके आगे है पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर ब्रिटिश रूल था तो उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किया गया, बुनियाद की स्थापना किया गया उस समय। एंड कृषि का व्यवसायीकरण किया गया। एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा का प्रणाली का स्थापना किया गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।